यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 33वें सत्र में बायोएथिक्स और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा से अंश। अनुच्छेद 3 मानव की गरिमा और मानव अधिकार। 1. मानव की गरिमा, मानवाधिकार और मौलिक आजादी का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। 2. विज्ञान या समाज के एकमात्र हित पर व्यक्ति के हितों और कल्याण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुच्छेद 5 स्वायत्तता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। उस स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए जहां व्यक्ति खुद से फैसले ले सकता है, उन फैसलों की जिम्मेदारी लेता है और दूसरों की स्वायत्तता का सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति जो स्वायत्तता का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हैं, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 6 सहमति। 1. किसी भी निवारक, नैदानिक और चिकित्सीय हस्तक्षेप को केवल पर्याप्त जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पूर्व, स्वतंत्र और सूचित सहमति के साथ किया जाना है। सहमति, जहां उपयुक्त हो, व्यक्त हो और किसी भी समय और किसी भी कारण से बिना किसी नुकसान या पूर्वाग्रह के संबंधित व्यक्ति द्वारा वापस लिया जा सकता है। 2. वैज्ञानिक अनुसंधान केवल संबंधित व्यक्ति की पूर्व, निःशुल्क, व्यक्त और सूचित सहमति से किया जाना चाहिए। जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए, एक संक्षिप्त रूप में प्रदान की जानी चाहिए और सहमति को वापस लेने के लिए और तरीकों को शामिल करना चाहिए। सहमति किसी भी समय और किसी भी कारण से किसी भी नुकसान या पूर्वाग्रह के बिना संबंधित व्यक्ति द्वारा वापस ली जा सकती है। इस सिद्धांत के अपवाद केवल राज्यों द्वारा अपनाए गए नैतिक और कानूनी मानकों के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जो इस घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप है, विशेष रूप से अनुच्छेद 27 और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में दिए गए हैं। 3. व्यक्तियों या समुदाय के समूह पर किए गए अनुसंधान के उपयुक्त मामलों में संबंधित समूह या समुदाय के कानूनी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त समझौते की मांग की जा सकती है। किसी भी मामले में एक सामूहिक सामुदायिक समझौते या किसी समुदाय के नेता या किसी व्यक्ति की सूचित सहमति के लिए अन्य प्राधिकरण के विकल्प की सहमति नहीं होनी चाहिए। 19 अक्टूबर 2005 पेरिस में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए।
यह सुंदर ग्रह जो देवताओं द्वारा हमें उपहार में दिया गया है, हमें अपने विकास और प्रगति को आगे ले जाने के लिए प्राचीन समय में उन्नत तकनीक दी गई थी, ताकि हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और शानदार इमारतें, शहर, महल और मंदिर बना सकें। मनुष्य के रूप में इस निर्माण की शक्ति तक पहुंचना हमारे अस्तित्व का हिस्सा था, जो सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरे लंबे आरामदेह जीवन जीने में हमें सक्षम बनाता है। इसने विशाल ज्ञान संबंधी क्षमताओं के साथ संस्कृतियों को बढ़ावा दिया, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक पवित्रता और सचेत जागरूकता थी। फिर भी जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, मानवता को अपने मूल्यों से लूट लिया गया था। जब असुर दानव घुसपैठों ने हमारे शहरों पर कब्जा कर लिया, हमारे ज्ञान का अपहरण कर लिया और हमारे खनिज संसाधनों को नष्ट कर दिया और मनुष्यों को आज्ञाकारी नौकर के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया। इन शासकों ने अपने राज में सब कुछ नष्ट कर दिया और अनजाने में सबसे बड़ा वैश्विक और टेक्नोलॉजिकल शोषण किया, जो कि अब तक के युगों के लंबे इतिहास में कभी न देखा गया, और मानव जाति को अत्याचारी कैदियों में बदल दिया। इन निबिरुअन एनानकी घुसपैठों ने सबसे बड़ा जियोमेट्रिकल मिनरल स्ट्रक्चर और प्राचीन भारत और ग्रीस में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों, सोने और चांदी जैसी चीजें से बने बेहतरीन आर्किटेक्चर, या इजिप्ट में फेरेओज के अद्भुत देश और कई अन्य देश जिनमें अपार धन है, उन सभी को नष्ट कर दिया। उनका उद्देश्य इन विवेक पुरातन संस्कृतियों को नष्ट करना और उनके पतन को बढ़ावा देना था, लेकिन उन्होंने लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें सेवा करने के लिए मजबूर किया। फिर भी उनके अफसोस के लिए वे हमारी सभ्यता को योजना के अनुसार नष्ट करने में असमर्थ साबित हुए। फिर भी उन्होंने युद्ध को बढ़ावा देने के लिए सभी कुछ किया, जिसका परिणाम मृत्यु और तबाही था, और उन्होंने मनुष्यों के बीच भेदभाव और गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास में कई आपराधिक फॉल्स फ्लैग हमलों की योजना बनाई। इस प्रकार ज्यादातर लोगों ने विश्वास किया कि हम आतंकी हमलों से जूझ रहे हैं या लोन वॉल्स द्वारा आयोजित घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हमें नष्ट करने के उद्देश्य से सब कुछ डीप स्टेट द्वारा किया जा रहा है। हालांकि वे मानव जाति के पतन और अंत को उकसाने में असमर्थ रहे हैं, जो कि अमेरिका में इन्फेमस मोन्यूमेंट जो जगुआइड स्टोन्स पर योजना बनाकर लिखा गया है। उन्होंने दुनिया के कम से कम 90% आबादी को चुपचाप नष्ट करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके एक लैब में निर्माण किए गए वायरस को बनाने का क्रूर कार्य लिया। हम एक ऐसे वायरस की बात कर रहे हैं जिसका मानव इतिहास पर उसके किसी भी प्रतिरूप से अधिक प्रभाव पड़ा है, और अपनी पहुंच का बढ़ाने के लिए मीडिया बुराई का एक एजेंट बन गया है, क्योंकि वे एक विशाल कारक को पूरा करने का प्रयास करते हैं, मानव जाति को मैनिपुलेट करना। हमारे दिमाग पर कब्जा करने के अलावा यह हम सब के घरों में घुसपैठ कर रहे हैं, ताकि अधिकांश लोग अपना मानसिक संतुलन खो दें और यह भरोसा करने लग जाएं कि मीडिया जो कुछ भी कहती है वे सच है। इस बड़े पैमाने पर धोखेबाजी में जागीरदार सरकारें शामिल हैं जो डीप स्टेट की सेवा करती हैं। वे मीडिया आधारित दबाव को पैदा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिसने लाखों लोगों को दिल दहलाने वाले हिस्टीरिया के किनारे पर धकेल दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखेबाजी एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसका इस्तेमाल पूरे इतिहास में पॉलिटिकल पावर्स द्वारा किया जाता है, और अब यह सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में उपलब्ध है जो पूरी दुनिया को आपात की स्थिति में डुबाने का और हमारी स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रही है। यह बड़े पैमाने पर धोखेबाजी और ब्रेन वॉशिंग केवल मीडिया और पॉलिटिकल पावर्स के पास नहीं है, यह सोशल नेटवर्क्स में भी मौजूद है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ी गई जानकारी और झूठ तेजी से फैल रही है। कई मामलों में वे उपयोगकर्ताओं के बीच झगड़ा, साइबर बुलिंग, साइबर ब्लैकमेल और एक्सटोर्शन को पैदा कर रहे हैं, और यह साइबर वायलेंस उन उद्देश्यों को पूरा करती है जो मानव जाति के लिए विशिष्ट वर्ग साइकोपैथ्स ने रचे हैं। यह नुकसान एक साजिशकर्ता मैचिअवेलियन पावर द्वारा सावधानी के साथ तैयार किया गया है ताकि मानव जाति को लगातार ब्रेन वॉश किया जा सके, और साथ ही साथ एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और वायरलेस कम्युनिकेशन के विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण होने वाली नुकसान को तेजी से बढ़ाया जा सके।
हमारे घरों और कार्यस्थल में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के एक जटिल कॉम्बिनेशन के संपर्क में हैं, जो दिमाग और दिल दोनों को प्रभावित करने वाली इंटेंस बायोकेमिकल रिएक्शंस को पैदा करते हैं। इसलिए हम यह वेरीफाई कर सकते हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े अच्छी तरह से सोचे समझे मैनिपुलेशन के मामले से निपट रहे हैं, जो क्वांटम टैटू को अंजाम दे रहा है और जिसके साथ बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा विकसित की गई यह वैक्सीन बनाई जाएगी, जो इन सुइयों द्वारा लगाई जाएगी, जो हमारे शरीर में नैनो चिप्स डालने के लिए बनाई जा रही हैं। यह टैटूज हमारी मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे और इन जमाए हुए सेंसर्स के इस्तेमाल से हमारे खून को नॉन ह्यूमन आरएनए से दूषित करेंगे और हमारे जेनेटिक कोड के साथ हेरफेर करेंगे ताकि मानव जाति को शरीर, मन और आत्मा से कंट्रोल किया जा सके। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, आत्मा चेतना का क्या मतलब है? आत्मा, जिसे हम अक्सर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में उल्लेख करते हैं, वे सभी चीजों से जुड़ा हुआ है जो हम निस्वार्थ और दिल से अपनी अच्छाई, उदारता और ईमानदारी से प्यार करते हैं। इसमें करुणा भी शामिल है, दया, कृपा, क्षमा और मानवीय व्यवहार, और शांति, धीरज, स्थिरता और प्रतिबिंब के क्षण भी शामिल हैं, जो हम ध्यान का अभ्यास करते समय अनुभव करते हैं। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत, आत्मा चेतना मिस्टिसिज्म और कॉन्टेम्पलेशन पर केंद्रित एक धार्मिक सिद्धांत का उत्पाद नहीं है। यह विशेष रूप से भक्ति प्रथाओं या स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से हमें शुद्ध या पवित्र करने के लिए धर्मों द्वारा विकसित नहीं किया गया था, बल्कि यह खुशी, आशावाद, आंतरिक शुद्धता और मानवता और समाज के विकास से जुड़ा ज्ञान है। यह प्रकाश और कॉन्शियसनेस की एक ऊर्जा है जिसे इस ग्रह पर पैदा होने वाला प्रत्येक इंसान प्राप्त करता है। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे यह वाइस रिदम और अधर्मी वातावरण के कारण तेजी से डिग्रेड होता जा रहा है, और जिसका नतीजा उसका अंत है। यही कारण है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी हमारी आत्मा पर तब तक कब्जा नहीं कर सकता है जब तक हम उसे समर्पण नहीं करते हैं, और कोई भी हमारी सहमति के बिना हमारी इच्छा के खिलाफ हमारी बायोलॉजी को नष्ट नहीं कर सकता है। हमारी आत्मा के डिक्लाइन के कारण छाया में रहने वाली सरकार ने उनके डार्क साइकोलॉजी और कठपुतली राष्ट्रों के साथ हर जगह 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। वास्तव में छोवाई दिठय का विख्यात मुद्दा लोगों को लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर करने के लिए एक स्पष्ट बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि पूरे विश्व में एंटीना स्थापित करना जारी है। इस बीच संतुष्ट, अनुशासित समूह अपनी आत्मा चेतना को खो रहे हैं। मानव का भेष धारण किए हुए इन छाया के शिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश के परिणाम के रूप में वे अत्यधिक आज्ञा पालन का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स जो विशिष्ट वर्ग का निर्माण करता है, उनका लक्ष्य हमारे अपने अधिकारों को उनके इम्पोजिशन के दबाव के नीचे छोड़ना है, और साथ ही विनम्रता से वे जो कुछ मांग रहे हैं उसे मान लेना। In my career, I've seen the tremendous benefit that technology can provide. I've also seen the potential harm if technology is not implemented correctly. And I believe our current implementation of wireless technology is not safe. I am especially concerned about our current implementation of 5G wireless technology. And the more research I do and the more experts I talk to, the more concerned I become. I think it's important that we understand that 5G is not just an incremental number on our cell phones. In fact, over 230 scientists and researchers from 41 countries around the world have formally written to the United Nations, their member nations, and the World Health Organization, expressing their concern over the planned rollout of 5G technology, especially for vulnerable populations such as children, pregnant women, and the environmentally sensitive. Here are some important facts about 5G. 5G technology has not been tested. I am not aware of a single study that shows that 5G technology is safe. 5G, as in all other wireless technology, gives off radio frequency radiation, which is absorbed in the human body and accumulates in the human body. One segment of 5G technology are millimeter waves. Millimeter waves are used by the US and Israeli government in their active denial systems, which are used for crowd control. And what they do is they provide a very painful reaction in the skin organs of the body. And in fact, what we're seeing in the US is at the federal and the state level, they're fast tracking some of this legislation to support the rollout of 5G infrastructure. Unfortunately, this legislation seems to be taking away all individual rights and the rights of local towns and counties and cities, and passing more power to the telecommunication companies.
We believe this is a historic and precedent-setting power shift from the individual and state and local level over to an industry. निसंदेह हम मानवता की अंतिम लड़ाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मानवता को हमारे स्वयं के विचारों और भावना वाले मनुष्य की तरह बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग इस स्थिति से अनजान हैं, जानबूझकर अनजान रहने से नहीं, लेकिन क्योंकि वे सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं। हालांकि बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सत्य की भूल बातों की बढ़ती अनदेखी के कारण है। रिसर्च करने के बजाय लोग आसानी से विषय को टाल देते हैं या बहाने और छुटकारा पाने की तलाश करते हैं। अन्यथा वे चिंता, भय, सोच, डर, हिस्टीरिया, घबराहट, चिड़चिड़ापन और सभी प्रकार के अनियंत्रित व्यवहारों का शिकार हो जाते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण बनते हैं। वास्तव में यही कारण है कि हम दुर्व्यवहार, खुद से पहुंचाई गई चोट और यहाँ तक कि आत्महत्या को काफी बढ़ते हुए देख रहे हैं। फिर भी हम लोगों को कैसे समझाएं कि इन सभी नेगेटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स से बचा जा सकता है अगर हम सिर्फ सच्चाई जाने और स्वयं की थोड़ी समझदारी लगाएं? यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंतिम उद्देश्य सामूहिक पागलपन को बढ़ावा देना और मानसिक उन्माद को असीमित पैमाने पर ले जाना है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस वायरस की दूसरी लहर के शरद ऋतु में आने की उम्मीद वास्तव में जल्द ही शुरू हो गई है और अधिक ताकत के साथ उभरी है। लेकिन अक्टूबर के लिए दूसरी लहर की भविष्यवाणी जल्द और उम्मीद से ज्यादा तेजी से क्यों आ रही है? क्या यह संभव है कि बढ़ती संख्या में लोग जागृत हो रहे हैं और विशिष्ट वर्ग को डर है कि उनका पूरा डरावना तमाशा खराब हो जाएगा और यही कारण है कि वे फिर से जनता को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कई लोग अभी भी यह नहीं समझ रहे हैं कि लक्ष्य ग्लोबल यूजेनिक्स स्थापित करना है, जो दुनिया भर में आतंक फैलाएगा, साथ ही नौकरियों को नष्ट करना, मुश्किल पैदा करने वाले लोगों या कार्यकर्ताओं को निकालना, इकोनॉमी को बर्बाद करना, साथ ही साथ उन बुजुर्गों को मार्च देना जो फाइनेंशियल बोझ हैं। मानव जाति को प्रभावित करने वाले गंभीर अन्याय भी बहुत अनोखे हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग को निर्धारित किया है, जिसने लोगों को दुखी और अधिक खामोश बना दिया है। जैसे जैसे वे दूर और अलग होते जा रहे हैं, जैसे कि हम सभी ब्लैक प्लेग को फैलाने वाले हैं।
अधिक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय, इंग्लैंड में रिलीज किया गया एक ऑफिशियल पोस्टर है जिसमें लिखा है, अन्य लोगों के पास से गुजरते समय दूसरी ओर देखें। यह एक और अनोखा उदाहरण है जो साबित करता है कि हम साइकोलॉजिकल युद्ध और माइंड कंट्रोल के अधीन हैं। इसलिए हमारे लिए बिना टाले अपनी रिसर्च को जारी रखना और समाज में मौजूद गवाह को वेरीफाई करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जागरण हमें मानवता पर भारी पड़ने वाले बुरे कर्म से मुक्त कर दे। यह विनाशकारी होगा अगर हम जागृत होने के और इन 1% लोगों को बाहर निकालने पर मजबूर करने के इस अंतिम अवसर को खो दें, क्योंकि इस उत्तरी गर्मी के दौरान हम पहले ही बहुत समय खो चुके हैं। इसलिए हमें संकटों में फंसने से बचना चाहिए और सभी प्रकार के अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में उलझना बंद करना चाहिए। जीवित रहने के लिए हम सभी को और अधिक साहसी, सोच समझकर कदम उठाने वाले बनने और ईमानदारी दिखाने का तात्कालिक प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें हमारे अधिकारों को बरकरार रखने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि लोग वैश्विक जनता के खिलाफ हर तरह के छल और कपट से बहुत थक चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी असमानता को व्यक्त करने का प्रयास जारी रखेंगे। जैसा जैसे और ज्यादा लॉकडाउन्स और प्रोहिबिशंस हो रहे हैं, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि लाखों लोग स्वयं के स्वतंत्र मानव जाति होने के अधिकार की मांग करना बंद नहीं करेंगे। उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप से जवाब नहीं देंगे तो यह मैचिअवेलियन पावर और उसकी डार्क साइकोलॉजी तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक वे हमें अपने घरों में अपराधियों की तरह बंदी रहकर कन्फाइंड होता नहीं देख लेते। दूसरी ओर बातों से अनजान लोग भय और कमजोर बनाने वाले आतंक को खुद पर काबू करने दे रहे हैं। वे निराशा की भावनाओं के साथ जीवन का सामना कर रहे हैं और कमजोरी और शक्ति की कमी से अभिभूत हैं, जो अंत में पैसिमिज्म और हर चीज के प्रति नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह हम बेपरवाह हो जाते हैं और आत्म सुधार प्राप्त करने की अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं और निराशा, उदासीनता और नैतिक पतन के आगे अपना सिर झुका देते हैं। दूसरे शब्दों में, इमोशनल इंटेलिजेंस जो जीवित रहने और आत्म प्रेरित करने की हमारी क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिससे हम वास्तविकता के साथ सभी संपर्क खो देते हैं। यह डिप्रेशन, चिंता और तनाव को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम में कई नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करती हैं और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हमारे लिए यह इतना कमजोर होना कैसे संभव है, जैसा कि अपने आप को निराशावाद, उदासी, बेदिली और लाचारी के बवंडर में घसीटने की अनुमति देना। अगर वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वे पैंडेमिक का भय पैदा करना है ताकि लोग अपने घुटने टेक दें, क्या हम इस गुलामी से खुद को मुक्त कर पाएंगे और अपनी स्वतंत्रता को अत्यंत आग्रह के साथ फिर से प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे नेचुरल अधिकार हैं, वास्तव में वे हमारे पारिवारिक जीवन का हिस्सा हैं और हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखते हैं, और लोकतांत्रिक देशों में हमेशा ऐसा ही रहा है। क्योंकि हम अपने घरों में कैद हैं, तो क्या हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता का समर्पण करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि घर में गिरफ्तार होकर रहना? निसंदेह ग्लोबल पावर के ऊपरी विभाग में साइकोपैथ्स हमसे हमारे अधिकारों को पूरी तरह से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो युगों के इतिहास में कभी न सुने गए स्तर पर अकाल, गरीबी और मौत का नतीजा बनते रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह स्थिति ब्रिटिश लेखक ओल्डस हक्सली की विश्व प्रसिद्ध किताब ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड में किए गए वर्णित समान है, जो एक ऐसे आदर्श समाज का वर्णन करता है जहां जनता एक बेहतर समाज के बदले में अपने स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छा का त्याग करती है, जो सामाजिक नियंत्रण के सही सिस्टम से प्राप्त होता है। हमारे समय में महान निरीक्षण के साथ
लेखक बताते हैं कि आंसू के बिना सही डिक्टेटरशिप एक डेमोक्रेसी का प्रतीत होगी, वह दीवारों के बिना एक जेल होगा और कैदी भागने का सपना नहीं देखेंगे। इसके बजाय वे आज्ञा पालन करने की एक सिस्टम में खुश होंगे। वास्तव में गुलामों को अपनी गुलामी पसंद होगी और वे नौकर होने के बावजूद अपनी स्थिति के आभारी होंगे। आज हम यही देख रहे हैं, क्योंकि सरकारें दावा करती हैं कि वे हमें अपने स्वयं की भलाई के लिए सेल्फ क्वारंटीन करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम अपने घरों में खुद को बंद कर दें और वैक्सीन का इंतजार करें जो हमें पूरी तरह से रोबोटिक बना देगी और हमें अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति से दूर कर देगी। हमारे असेसमेंट के अनुसार अच्छी तरह से डिजाइन किए गए तरीके और सोशल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म्स इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हैं और काले विशिष्ट वर्ग और उनके नौकर इनका उपयोग प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग जागृत हो जाएंगे, जिससे डोमिनो इफेक्ट होगा और जिसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर विद्रोह हो जाएगा। इम्प्लीमेंट किए गए मेजर्स पर विरोध और स्पष्ट असहमति कई देशों में अधिक से अधिक बार हो रही है और इन प्रदर्शनों में बताई गई शिकायतें राजनीतिक दलों, रंगों या झंडों से परे पहुंचती हैं। समाज बस स्वतंत्रता के झंडे को उठाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्वतंत्र नागरिक बड़े वैश्विक ढोंग के लिए अपनी घृणा को व्यक्त करते हैं जो इस दुनिया को चलाने वालों ने बनाया है। यही कारण है कि इन प्रेडेटर्स और मैनिपुलेटर्स ने कई वर्षों तक लेबोरेटरीज में अपनी डार्क मैचिएवेलियन साइकोलॉजी और अपनी चतुरता का उपयोग करके ऑफेंसिव मेजर्स बनाए हैं जो उन्हें इस अमानवीय और विकृत मानव रंगमंच में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम करेंगे। सोशल इम्पोजिशन और स्पष्ट साइकोलॉजिकल टेररिज्म के माध्यम से वायरस के फैलने के खतरे की बात उपयोग एक बहाने के रूप में करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों को वीरान बनाने में कामयाब रहे हैं। हम यह कह रहे हैं क्योंकि हम एक सीजनल फ्लू के समान आसानी से इलाज योग्य वायरस का सामना कर रहे हैं, जैसा कि 500 से अधिक जर्मन डॉक्टरों और साइंटिस्ट्स ने खुलेआम अत्यंत स्पष्टता के साथ कहा है। एजुकेशन और साइंस में बढ़ती सेंसरशिप के बावजूद कई सरकार की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। वास्तव में वायरस के कारण पहुंचाई गई हानि की तुलना में अधिक पीड़ित और बीमारी की कीमत पर
लाखों लोग को फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कष्ट भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है और स्किज़ोफ्रेनिया, अक्यूट बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी और डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स जैसे गंभीर मेंटल डिसऑर्डर्स, साथ ही साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, पागलपन, डर और चिंता के कारण होने वाले कष्ट से पीड़ित लोगों की संख्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है। हमारे समय के आक्रमण करने वालों के लिए ये नेगेटिव स्टेट्स अपने सोशल इंजीनियरिंग मेजर्स को लागू करने के सर्वोत्तम अवसर दिखाते हैं, जो इस सभ्यता के अंत का कारण बनेंगे, जिसे हम वास्तव में अपनी कॉम्प्लेसेंसी और कहरता के कारण होने दे रहे हैं। यही कारण है कि हम अपने व्यूअर्स को दूसरों की जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए और सही तरीके से सूचित होने के लिए कह रहे हैं, और इसी तरह जो अकेला महसूस करते हैं या अपनी भावनाओं के नीचे दब चुके हैं उनकी मदद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यह जो युग संकटों से भरा हुआ, उसमें नैतिक और भावनात्मक समर्थन में अमूल्य हीलिंग पावर है। आइए हम यह न भूलें कि यदि हम सशक्त रूप से जुड़े हुए महसूस करते हैं और धैर्य, प्रेम और सरलता व्यक्त करते हैं, तो चेतना के ये गुण हमें पहले से कहीं अधिक मदद करेंगे और हमें निस्वार्थ रूप से दूसरों की सहायता करने और हमारे द्वारा संचित किए गए कर्मों का थोड़ा सा भुगतान करने के लिए सक्षम करेगा और लाखों लोग दर्द का अनुभव करने में मदद करेगा। यह अब विशेष रूप से सच है कि मानवता के कर्म हमारे असीम स्वार्थ और अन्य लोगों की पीड़ा के प्रति इंडिफरेंस के कारण और भी अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल अपनी भलाई के बारे में ही सोचती है। इस ट्रेंड को उलटने का एकमात्र तरीका है निस्वार्थ भाव से दूसरों की साथ ही साथ खुद भी मदद करना। यदि हम तात्कालिक रिएक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास सामान्य स्नेही लोगों की तरह रहने के लिए बहुत कम समय बचेगा, जो एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त करने में सक्षम हो सकें। और हमारी दृष्टिकोण रियलिज्म है, पेसिमिज्म नहीं, जो वास्तव में बहुत अलग है। एकजुटता महत्वपूर्ण है, और अगर हम बहुमत की तरह बर्ताव करने से इनकार कर दें और वास्तव में स्पष्ट रूप से ऐसे तरीकों से जो स्पष्ट होने के बजाय वास्तविक हों उनसे मैच्योरिटी की एक डिग्री प्राप्त करने और विकसित होने में रुचि रखते हैं, तो हमें इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल सर्वाइवल के शिकार होने से बचना होगा। इसके बजाय हमें थोड़ी अच्छाई व्यक्त करनी होगी और दूसरों को अपना समर्थन देना होगा, ताकि हम सब एक साथ बंध सकें और उस गंभीर सुस्ती से बाहर निकल सकें जिसके नीचे हम दब चुके हैं। हमारा जागृत होना अत्यावश्यक है और हमें बातों के बारे में परिचित होना चाहिए और उनका रेशनली और समझदारी के साथ सामना करना चाहिए। वास्तव में जब तक हम अपने पक्ष में चीजों को पलट नहीं देते हैं, तब तक सोशल चेओस सड़कों पर बढ़ता रहेगा और हमारे शहरों पर कब्जा कर लेगा, जिससे सख्त हस्तक्षेप और कंट्रोल मेजर्स ट्रिगर होंगे। इस उद्देश्य के लिए मार्शल लॉ को जारी किया जाएगी, जबकि हजारों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाएगा, जैसा कि हमने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज 19 भाग 90 और 94 में विस्तार से बताया है। हालांकि कई अजागरूक और शकी व्यक्ति अभी भी इसे मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया भर में डार्क पावर का उद्देश्य मैस एग्जाडस को है, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है, जबकि वे उसी समय पूरे विश्व को एक विशाल रेफ्यूजी इंटर्नमेंट सेंटर या कंसंट्रेशन कैंप में बदल रहे हैं। लोगों को भोजन के बिना विशाल सैनिकों के लिए बने घरों में छोड़ दिया जाएगा और नाजी एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उनके क्रूर कॉलोनाइजेशन के दौरान एंग्लो सैक्सन द्वारा किए गए जाति वध की तुलना में कहीं अधिक खराब स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, बुरे जातिवाद ताकतों ने जनता को अपनी योजनाओं की चेतावनी दी है, ताकि गैर घातक वायरस के दर्द से प्रभावित जनता के रिएक्शन का अनुमान लगाया जा सके। दुर्भाग्य से लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा है कि यह लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और करने की धमकी दे रहे हैं। यह खतरा उसके लॉस एंजलिस शहर में दिखाई दे रहा है, जिसके मेयर ने अपने घरों में पार्टियों का आयोजन करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है और वे उनके पानी और बिजली के सप्लाई को काट देंगे। यह कठोर उपाय केवल वही नहीं है को खबर में छाए हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, वे एक प्रस्तावना के रूप में काम कर रहे हैं जो करीब आ रहा है, जबकि उसी समय लाखों लोगों का मानना है कि हम ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो थोड़े समय के लिए रहने वाली है और यह नहीं देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। यदि हमारे पास सभी बुरे काम जो जानबूझकर रचे गए हैं उन सभी की जांच करने के लिए जागरूकता और कौशल होगी, तो हमारी कठपुतली सरकारों का अब हमारे ऊपर कोई काबू नहीं होगा, क्योंकि हम एक जागृत और समझदार आबादी होंगे। इस प्रकार चीजों को एक कदम आगे ले जाने के उद्देश्य से ब्रिटिश अधिकारियों ने घोषणा की है कि किसी भी समय वे स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, कारखानों, कार्यालयों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत घरों को तोड़ने का आदेश दे सकते हैं यदि वायरस नियंत्रण से बाहर हो गया तो।
फिर भी यह कैसे संभव है कि ये तोड़फोड़ के उपाय लागू किए जाएंगे? क्या ऐसा कोई मौका है कि कथित वायरस को मिटाया जा सकता है यदि इमारतों और घरों को तोड़ दिया जाए? ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसी गतिविधियों में स्वयं को बांधना चाहते हैं जो केवल साइंस फिक्शन के रूप में योग्य हो सकती हैं, क्योंकि इसी तरह की घटनाओं को पहले कभी नहीं देखा गया है, यहाँ तक कि भयानक स्पेनिश फ्लू के समय में भी नहीं, जिसने 2 साल से भी कम समय में लगभग 100 मिलियन लोगों को मार दिया था। यह स्थिति इस सभ्यता का अंत करने के पहले चरणों को शुरू करने के लिए उनकी उत्सुकता का नतीजा है, जबकि वे उसी समय अधिक गरीबी, भूख और बेघरता पैदा करते हैं, क्योंकि यह कार्य अन्यथा वर्णन करने योग्य नहीं है और जिनकी कोई मेडिकल या साइंटिफिक नींव नहीं है। केवल एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर लोग इन साइकोपैथिक अपराधियों के खुले छोड़ दिए जाने से पहले उनके डेपोपुलेशन की योजनाओं को शुरू करने में सफल होने से पहले जागृत नहीं होते हैं, तो वे अटल सर्वनाश के लिए बहुत जल्द रास्ता बनाते हुए पूरे ग्रह पर कब्जा कर लेंगे। इस कारण से हमें कलेक्टिव कंटेजन से उलझने से बचना होगा। हालांकि कथित पैंडेमिक महामारी की खबरें चारों ओर फैलाई जा रही हैं और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इसका अनोखा घातक असर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वे केवल वैश्विक पागलपन पैदा करना चाहते हैं ताकि पूरा विश्व के लोग खुद को अपराधियों की तरह अपने घरों में बंद कर ले और उसी समय यह पैंडेमिक वायरस विनाशकारी जंगल की आग की तरह फैलता जाए। Diese Corona-Pandemie bringt massive Einschränkungen der Lebensfreude mit sich auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns das nur einfach anschauen, man darf nicht mehr gemeinsam singen, man darf nicht mehr tanzen gemeinsam, wie man das gewohnt ist, man darf keinen Sport mehr machen, man darf die Feste nicht mehr feiern, wie sie fallen, man darf keine kulturellen Veranstaltungen besuchen, reisen und vieles andere mehr wird jetzt durch den Lockdown unterbunden, behindert und sogar unter Strafe gestellt. Das schädigt die Gesundheit von uns Menschen, weil wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir das tun können, was uns Freude macht, dann ist es die beste Form auch für unsere Gesundheit. Was dieser Lockdown auch mit sich bringt, ist eine Frustration der Grundbedürfnisse des körperlichen und sozialen Miteinanders. Und dieser Maskenzwang, mit dem wir es jetzt auch zu tun haben, erzeugt zusätzlich Distanz, erzeugt Angst, Verunsicherung und unterschwellige, wie eben auch offene zwischenmenschliche Feindseligkeit. Im Grunde wird auch etwas, was ich aus der Psychologie sehr gut kenne, Wahnhaftigkeit. Wahnhaftigkeit wird jetzt in einem gesellschaftlichen Maßstab erzeugt. Ja, was wir kennen aus diesen Zwangsstörungen, Waschzwängen, Kontrollzwängen, ja, wo man sich nie sicher ist, bin ich jetzt wirklich sauber, ist kein Bakterium mehr da, kein Virus mehr. Diese Art von Wahnhaftigkeit wird quasi jetzt, wie die Gesellschaft das jetzt vorgibt. Wir sollen jetzt alle uns wahnhaft vorstellen, der Virus ist immer und überall und wir müssen überall die Maske tragen, wir müssen überall desinfizieren und überall könnte jederzeit dieser vermeintliche Killer-Virus zuschlagen. Ja, das ist schon quasi, wie man eine gesamte Gesellschaft pathologisiert.
हालांकि पूरी मानव जाति कथित फैलते वायरस संक्रमित होने से बचने के लिए पूरी निगरानी के तहत कन्फाइनमेंट में है। यह ध्यान देने वाली सेलिब्रिटीज है कि अनगिनत पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज छुट्टी पर जा रहे हैं, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। वे अपने समर होम्स में, समुद्र तट पर, जो कड़ाई से अन्य लोगों के लिए अनिवार्य है। क्या ये सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस किसी तरह से विशेष हैं, इसलिए वे वायरस से संक्रमित नहीं हो रहे हैं, या उन्हें इतना पता है कि ऐसा कोई घातक वायरस नहीं है और वे केवल आम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वे अपनी छुट्टी का आनंद लेते हैं, जबकि उसी समय बाकी सभी को उनके घरों के अंदर कैद रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मानो वे सचमुच गुलाम थे। एक काफी चौंकाने वाली बात यह भी है कि बिग ब्रदर ने टूरिस्ट क्षेत्र में प्रवेश किया है, और ऐसा शुरुआत में फ्रंटलाइन क्लीनर्स को रॉबर्ट्स के साथ का बदल कर किया है, ताकि वे चेहरे पहचाने वाले कैमरास के साथ यात्रियों की गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकें और सोशल मीडिया नेटवर्क्स को मॉनिटर करना और एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग यह वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है कि क्वारंटीन को कहां भंग किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वे हवाई अड्डों, फोन ट्रैकिंग सेंटर्स, मल्टी फंक्शनल रॉबोट्स, बायोमेट्रिक उपकरणों और अनोखे मैसिवर सर्वेलेंस में इस मॉनिटरिंग को लागू कर रहे हैं। न केवल टूरिज्म के क्षेत्र में यह बिग ब्रदर नियंत्रण किया जा रहा है, वे यह भी चाहते हैं कि हमें कैदियों की तरह बंद किए जाएं, और फेस मास्क की समस्या भी है। जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्री 92 में बताया है, यह स्पष्ट है कि निरंतर फेस मास्क के उपयोग के प्रभावों के बारे में चेतावनी जारी नहीं की गई है, यह जानने के बावजूद कि वे इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं वे गर्म और नम हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 से भर जाते हैं। यह इस बात के अतिरिक्त है कि हम ठीक से बात नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकते हैं, और किसी व्यक्ति की भावनात्मक अवस्थाओं को पढ़े बिना उनकी मुस्कान को देखना हमारे लिए कठिन है, या उनकी दर्शाई हुई उदासी, कुछ ऐसा जो हमें प्रेमी, स्नेही, नम्र इंसानों के रूप में दर्शाता हो, जो स्वभाव से सामाजिक हैं। एक चिकित्सा दृष्टिकोण से यह सब जानते हैं कि फेस मास्क में फंसे हुए वायरसेस होते हैं जो हमारे नाजल पैसेजेस में और बढ़ते हैं और हमारी अल्फैक्टोरी नसों में प्रवेश करते हैं और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। वे खराब सिर दर्द और हिपक्शन या रक्त में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनते हैं, साथ ही साथ रक्त या हाइपरकैप्निया में बढ़ते CO2 का कारण बनते हैं। यह बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स, रशेज, एलर्जीज, एक्ने, डर्मेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंटों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड को बढ़ावा देता है और फ्रिक्शन की वजह से त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ हर जगह जर्म्स भी फैलता है। यह सब कुछ नहीं है, लेकिन मौसमी गर्मी लोगों के सांस लेते समय बेहोश का कारण बन रही है, जिसकी वजह से अक्सर ब्रेन इंजरीज या यहाँ तक कि अचानक मौत हो रही है। इस कारण से कई चिकित्सक जो सरकार द्वारा खरीदे नहीं गए हैं, यह कंफर्म करते हैं कि स्वस्थ जनता द्वारा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक हमला है, साथ ही नागरिकों की गरिमा और अखंडता पर भी हमला है। इसी तरह डिस्पोजेबल ग्लव्स भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे रैशेज, घाव, डर्मेटाइटिस और त्वचा पर कट्स हो रहे हैं, जो पसीने, ह्यूमिडिटी, वायरसेस और बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाते हैं। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारखानों में और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में और रेस्तरां में भोजन को संभालने के दौरान अनिवार्य घोषित किया गया है। उन्हें पहले रखना अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी आवश्यक है। फिर भी इन गंभीर चोटों से परे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बाधा हैं, उन्होंने बच्चों को बाहर पार्क या अन्य बाहरी मनोरंजक क्षेत्रों में जाने से क्यों मना कर दिया है, जहां वे मजे कर सकते हैं, खेल सकते हैं और खुद आनंद ले सकते हैं, उन गतिविधियों में एंगेज होकर जिसमें उन्हें मजा आ सके, जैसे चिल्लाना, सराहना करना या आनंदित करना। क्या यह जैसा कि दावा किया गया है उन नए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए है? यह बच्चों को ट्रॉमा के अधीन बनाकर उनकी की सहजता को दबाने और उनके स्वभाव को खराब करने का एक और तरीका है, जो मानव जाति को उनके भविष्य से वंचित करने दे।
उसी समय कथित वायरस एक चिमरिक स्पेक्टर की तरह है और लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने इस गर्मी में प्लान किए गए परिवार को मिलने के प्लान को टालने का फैसला किया है। हालांकि गर्मियों की छुट्टियां तकनीकी रूप से लाखों लोगों के लिए लंबे इंतजार और महीनों के क्वारंटीन के बाद आराम करने का मौका थी। लेकिन जाहिर है कि समाज के अधिकांश हिस्सों में थकावट भारी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर यात्रा करना संभव नहीं है जो पहले हमारे लिए सामान्य थे। हालांकि कई देशों में केवल वर्चुअल टूर्स की अनुमति है, जैसे कि न्यूयॉर्क और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पेरू में मैचू पिचू और पेरिस में लावर जैसे म्यूजियम्स, ईफिल टावर और मेक्सिको में आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि टियाहुआकन, चैपलटेपेक कासल एंड द पैलेस ऑफ द फाइन आर्ट्स या वेटिकन के सिस्टीन चैपल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये और कई अन्य स्थान अब केवल वर्चुअली देखे जा सकते हैं। इस प्रकार वे हमें एक वर्चुअल दुनिया में एकांत में रहने की आदत डाल रहे हैं और हम एक भ्रम और झूठे तरीके से पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। किसी शक के बिना वर्चुअल टूरिज्म में बदलाव ला रहे हैं, फिर भी इरादा हमें अपने घरों में बंद रखने का है। इस अत्यधिक वर्चुअल दृष्टिकोण जो तीव्र इच्छा और सामाजिक जुनून बन रहा है, उसके संदर्भ में क्या बच्चे और युवा जल्द ही टेल टीचिंग या टेल लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के आदी हो जाएंगे, जैसा कि हमने हाल के महीनों में देखा है? मानवता के अपने वर्चुअल खेल में कन्फाइंड होने के साथ हर जगह बढ़ने वाले पीडोफाइल्स और शैतानी संस्थाओं को स्थिति का लाभ उठाने का यह सही समय मिला है, जहां वे दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी को स्थापित कर रहे हैं और उसी समय हमारे दुख, दर्द और अवसाद को दूर करते हुए ठीक उसी तरह जैसे वे जब थे वे अमानवीय रूप से बाल शोषण में इंगेज थे। उसी समय अगर हम लाखों लोगों की तरह इस अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग को स्वार्थी बनकर दूसरी ओर देखते हुए और इस पर ध्यान नहीं देकर इसमें भागीदार बनते हैं, तो हमारे वैश्विक कर्म और शुद्धिकरण या इसके साथ आने वाले सोसाइटल पर्जिंग इस खो रही सभ्यता पर भारी पड़ेंगे। जाहिर है कारण और प्रभाव के कानून के अनुसार यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि कॉस्मिक और डिवाइन कानून कठोर कार्रवाई करता है, क्योंकि हर चीज की अपनी सीमा होती है और यह सीमा मानवता की लापरवाही और इंडिफरेंस की वजह से पार की जा रही है। Allora, le mascherine sono dannose. Prima abbiamo detto nel primo passettino che abbiamo fatto, le mascherine non servono a nulla. In realtà non è proprio così, sono dannose, ma questo per 3 motivi. Primo motivo, quando noi respiriamo emettiamo del vapore. Con questo vapore noi bagniamo la mascherina. Sì. Bagnando la mascherina facciamo un terreno di cultura molto gradevole per virus, batteri, funghi, parassiti che stanno nell'aria, che si appiccicano alla nostra mascherina. Quindi noi respiriamo funghi, batteri, virus, parassiti a 1 millimetro dalla bocca e 1 millimetro dal naso e ce li portiamo a spasso tutto il giorno. Ma c'è di più. Quando noi respiriamo buttiamo fuori anidride carbonica, che è lo scarto del nostro metabolismo. Avendo la mascherina davanti e non avendo una respirazione libera, l'anidride carbonica rientra nel nostro sangue, rientra nei nostri polmoni e quindi nel nostro sangue. Rientrando nel nostro sangue noi andremo invece di nutrire la cellula, invece di dargli l'ossigeno di cui ha bisogno, le diamo anidride carbonica, che è la sua cacca, è lo scarto di cui ha tentato di liberarsi. Tutto questo, oltretutto, porta un'acidosi. Questo si chiama ipercapnia. Ipercapnia vuol dire che abbiamo troppa anidride carbonica nel sangue e questa ipercapnia porta acidosi. L'acidosi è un eccesso di acidità, un pH troppo basso nel nostro sangue. Una condizione di questo genere è l'ideale per certe malattie. Quasi tutti i cancri, vorrei dire tutti, sono contentissimi di ritrovare un'acidosi e questo non va bene.
हम अपने आप को एक वायरस के जवाब में दर्द, विफलता, उद्देश्यहीनता और तर्कहीनता की भावनाओं से उबरते हुए पाते हैं, जिसका प्रभावी और आसानी से इलाज किया जा सकता है, जैसा कि हमने कई मामलों में देखा है, यहाँ तक कि बुजुर्गों के बीच भी। लेकिन जिसे आत्मसात करना वास्तव में कठिन है, वे हमें प्रभावित करने वाली गलत सूचना और हेरफेर की महामारी है। निरंतर ब्रेन वॉशिंग के अलावा अनिवार्य लॉकडाउन और मानसिक बीमारियां जो बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। हालांकि सच को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन ये फैक्टर एक ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिपॉपुलेशन है, और यही चीज 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एंटीना के बारे में भी कही जा सकती है, जो कि कई देशों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही कई डॉक्यूमेंट्रीज में बताया है। हम जानते हैं कि वे जल्द से जल्द रोल आउट हो जाएंगे और न्यूरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के साथ उपयोग किए जाएंगे हैं। दरअसल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म 5G वायरलेस नेटवर्क और मिलीमीटर माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक डिजिटल ब्रेन से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वे एक्टिव हो जाएंगे, हम जो हैं वैसे होना बंद कर देंगे और खुद को इस टेक्नोलॉजी पर निर्भर लोगों में तब्दील हुआ पाएंगे। इस बीच हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम दिल या ब्रेन और एन्सेफेलिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करने वाले कैंसर और ट्यूमर को डेवलप कर लेंगे। एलोपेशिया, एपेटाइट लॉस, बोन मैरो डैमेज और सभी तरह के इन्फेक्शंस के संपर्क में आने से ऑर्गन इंजरी अन्य फैक्टर हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमजोर पड़ने, इनफर्टिलिटी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उभरेंगे। 5G के इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ कोई ग्लोबल रिएक्शन क्यों नहीं हुआ है, जो हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी? यह पाप डार्क और शैतानी एलीट वर्ग द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए झूठ का एक जाल बनाने के लिए साइकोलॉजिकल आतंकवाद का उपयोग करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि फास्ट कनेक्शन स्पीड और डिले कम होने से लाभ होंगे, जो कि कम ऊर्जा की खपत की गारंटी देगा और बैटरी लाइफ का परिणाम बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि इसे परिणामों से ज्यादा जरूरी दिखाता है। क्या हम मनुष्य के रूप में केवल बिना आत्माओं की मशीनें हैं जो स्वतंत्र इच्छा और भावनाओं से रहित हैं और अपने खुद के मन के साथ नहीं हैं? क्या हम एकमात्र मैकेनिकल प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे दिमाग और भावनाओं को कम कर देता है, जब तक कि हम उनके द्वारा पूरी तरह से छीन नहीं लिए जाते? 5G को डेवलप करने वाले पूरी तरह से जानते हैं कि यह लोगों के बजाय मशीनों के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम इनसेंसिटिव मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं हैं। इस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट सिटीज, सड़कों, बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट को बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आम लोगों को इसका विरोध करना असंभव लगा और वे खुद को बिग डेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस में एक मशीन बनते हुए पाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से यह रियलाइज करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 5G माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करता है, जो बच्चों के मस्तिष्क और गर्भ को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट और मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करता है। यही कारण है कि हम ऑटिज्म जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में बढ़त देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और वैक्सीन से लिंक्ड है, जो कि न्यूरो डिजेनरेशन की ओर ले जाती हैं। यह भी अच्छी तरह से जाना जाता है कि सेल फोन टावर के करीब जो लोग रहते हैं, उन्हें चक्कर आना, नौजिया, मेमोरी लॉस और अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का अनुभव करने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन हमारे DNA को नुकसान पहुंचाते हैं और कोशिकाओं की डेथ रेट में बढ़त करते हैं। इस प्रकार वे एक पोटेंशियल कार्सिनोजन हैं और हृदय की परेशानी, सही न होने वाली ब्रेन इंजरीज और मानव आबादी के बीच डेथ रेट को बढ़ा सकते हैं। क्या वे जो हमारे जीवन के बारे में निर्णय ले रहे हैं, जो इस फैक्ट को दर्ज करने में सक्षम हैं कि इन हानिकारक टेक्नोलॉजीज पर एक भी हेल्थ या सेफ्टी टेस्ट की योजना नहीं है? ध्यान केंद्रित करने वाली वास्तविकता तो यह है कि चीन ने बिना किसी शर्त के लापरवाही से घोषित किया है कि वह अपने 5G बेस स्टेशंस की क्षमता बढ़ाएगा और दिसंबर 2020 तक यह 4 लाख से 8 लाख चैनल्स तक चला जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य दुनिया भर में 70% से अधिक इंस्टॉलेशन को रोल आउट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी के संपर्क में होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।
यह इम्यून डिप्रेशन भी बनाता है क्योंकि यह कोशिकाओं में प्रवेश करता है और इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे उनके द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इस लो इम्यूनिटी का लाभ उठाते हुए टेक्नोक्रेटिक एलीट वर्ग और साइकोपैथ्स एक नई सामान्य और उनकी नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने की अपनी इच्छा में हमें पूरी तरह से मुक्त अनंत टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया है, हालांकि यह अंतरिक्ष में ही मौजूद है, बल्कि उनका उद्देश्य हमें बेहद हानिकारक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है जो मनुष्य के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। निसंदेह हम इतिहास में एक बहुत ही नाजुक क्षण का सामना कर रहे हैं, जहां भ्रष्ट शासक कॉस्मिक ओरिजिन के साथ टेक्नोलॉजी को छिपाते हैं, जिसका उपयोग हाईली एडवांस दुनिया के लोगों द्वारा पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए किया जाता है। मेन स्ट्रीम साइंस शिकारी और मैनिपुलेटिंग डार्क एलीट वर्ग की आर्टिफिशियल रचना है, या इसके विपरीत ऑपरेट करता है, जो यह दावा करता है कि यह एक शैतानी टेक्नोक्रेटिक की तरह काम करता है। बिग बैंग थ्योरी, जियोसेंट्रिसिटी, न्यूटोनियन थ्योरी, यूक्लिडियन जियोमेट्री, डार्विनिस्ट एवोल्यूशनिज्म और साइंटिफिक मैटीरियलिज्म अप्रचलित और सच्चाई से दूर हैं। उन्हें हमारे दिमागों को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि हम आंख बंद करके विश्वास कर सके फैब्रिकेटेड पैराडिम्स को और विश्वविद्यालय से अस्तित्व की ऑथेंटिसिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त किए बिना ही विश्वविद्यालय में जाते रहें। वास्तविकता में और ऊर्जा के संदर्भ में ब्रह्मांड यूनिफाइड फील्ड्स की एक श्रृंखला है जो फैक्ट्स के आधार पर कनेक्टेड है। इस प्रकार सब कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर ऊर्जा दोलन करता है, जो अंतरिक्ष के दिव्य जियोमेट्रिक प्रपोर्शन के साथ रेजोनेट होता है। वास्तव में यह सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में व्यापक ऊर्जा रेडिएंट 0 पॉइंट ऊर्जा है, जो एक वोलाटाइल इंटेंजिबल फील्ड है जो कि सुपर ल्यूमिनल स्पीड से यात्रा करती है, जिसका मानवता अच्छा उपयोग कर सकती है यदि इसे एक्सेस प्रदान की गई हो। इसके एविडेंस जानबूझकर कवर अप इस तथ्य में निहित है कि स्टेलर स्फीयर से या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन्स के साथ उत्पन्न सब कुछ पब्लिक नहीं किया जाता है या फैक्ट्स को घुमा दिया जाता है ताकि वे अनजान जनता को धोखा दे सकें। यह इनऑफेंसिव ऊर्जा एक अंधेरे के केंद्र में क्यों कवर अप की जा रही है? चूंकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और अल्टरनेटिव मुफ्त ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, जो कि हमारे घरों में रोशनी रखने या यहाँ तक कि कारों को चलाने से भी आगे चला जाता है जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल पर नहीं चलते हैं, जिससे पूरे ग्रह पर असर पड़ता है जैसा कि हम जानते हैं। वास्तव में अनंत फ्री ऊर्जा खाली स्पेस का हिस्सा है, लेकिन खाली स्पेस वास्तव में एक वैक्यूम नहीं है जैसा कि हमें विश्वास कराया गया है, बल्कि यह ऊर्जा के साथ पैक है जो सब कुछ खिलाता है और सस्टेन करता है और हमें बिना किसी लागत के शक्ति, जीविका और स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि यह एक अटूट ऊर्जा सोर्स है, हमें बिजली या परमाणु प्लांट का उपयोग किए बिना फ्री इलेक्ट्रिक ऊर्जा मिल सकती है। हमें विंड ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या जियोथर्मिक ऊर्जा की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि इसका उपयोग किया जाता है तो हम खुद को बड़े शहर के प्रदूषण से मुक्त कर सकेंगे और सोलर पैनल की आवश्यकता नहीं होगी। कोयला और प्राकृतिक गैस के साथ भी यही है। इस प्रकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हमारे मौजूदा रूप अप्रचलित हो जाएंगे क्योंकि वे फॉसिल फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम बाहर जाते हैं और हमारी कारों या विमानों, इलेक्ट्रिक ट्रेनों और आधुनिक ट्रांसपोर्ट के अन्य सभी रूपों पर एक नजर डालते हैं, तो वास्तव में हम 20वीं सदी की शुरुआत में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। और यह पूरी तरह से लज्जाजनक है कि हमें अभी भी ऐसी वांछित कंडीशंस में रहना पड़ रहा है जब हम फ्री 0 पॉइंट ऊर्जा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अनंत अंतरिक्ष के भीतर अन्य दुनिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रकार। इस प्रकार हम अपने आप से पूछते हैं, हम और कितने लंबे समय तक भ्रष्ट सरकारों को लालच और द्वेष से संचालित करने की अनुमति देंगे जो हमें अंधा बनाते रहें ताकि वे इस आर्टिफिशियल वायरस से हमारा इलाज कर सकें, जबकि अनंत टोरॉइडल फ्री ऊर्जा प्राप्त करने का अपार संभावनाएं हैं।
केवल सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा कैरेक्टराइज्ड फ्री ऊर्जा हमें कोविड या किसी अन्य वायरस या विष से छुटकारा दिलाती है, जो हमारे जीवन को बदल देगा और हमारी दुनिया जीने के लिए एक बेहतर स्थान बन जाएगा। इस शक्तिशाली अनंत ऊर्जा की बदौलत इजिप्ट और भारत के लोगों की तरह शानदार संस्कृतियों ने अपने शानदार मंदिरों, पिरामिड और विलक्षण शहरों का निर्माण किया। यह बताता है कि आज तक हम यह समझने में कामयाब नहीं हुए हैं कि मानव लेबर की भागीदारी के बिना वे गीजा के 150 मीटर ऊंचे पिरामिड का निर्माण कैसे कर पाए। हम यह भी प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे हैं कि वे कैसे इस तरह परफेक्शन की डिग्री के साथ कुछ नक्षत्रों की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण करने में सक्षम थे, या चूना पत्थर के 2.3 मिलियन ब्लॉक की पोजीशन को मैनेज करते थे, जिसका प्रत्येक का वजन 2 से 70 टन था। वे केवल एक अज्ञात और अत्यधिक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्थापित किए जा सकते थे, जो संभव नहीं है। अल्प विकसित तरीकों के साथ मेन स्ट्रीम के सोर्सेस का दावा इस मैग्नीट्यूड के स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए किया गया था। यह मिशन नहीं किया है कि वे 20 किलोमीटर दूर खदानों से ट्रांसपोर्ट किए गए थे, परफेक्ट तरह से जगह में सेट। निसंदेह इस पैमाने की परियोजनाओं को पूरा करना केवल अंतरिक्ष से विरोधी गुरुत्वाकर्षण उपकरणों का उपयोग करना संभव है, ताकि उन्हें परिवहन करने के लिए और निर्दोष रूप से उन्हें एक साथ जोड़ सकें, ताकि ये संरचनाएं आज एक अनुस्मारक के रूप में खड़ी हो सकें। हमने पहले ही इस अविश्वसनीय एडवांस टेक्नोलॉजी पर गहराई से स्टडी किया है, जिसकी नींव अंतरिक्ष से पवित्र जियोमेट्री और आर्किटेक्चर में निहित है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री 74 में बताया गया है। फिर भी डेंडेरा के रहस्यमय दीपक को दर्शाने वाली नकाशीदार रिलीफ के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो कि प्रकाश को घर के अंदर और तारों या बैटरी के बिना कार्य करने के लिए जाना जाता है? क्या यह प्राचीन इजिप्ट में मौजूद टोरोइडल वायरलेस टेक्नोलॉजी का चित्रण हो सकता है? जैसा कि हमने पहले ही समझाया था, इसका उपयोग पिरामिड और कई अन्य मॉन्यूमेंट्स के निर्माण के लिए किया गया था। क्या इसका उपयोग बारीकी के साथ ओबिलिस्क काटने और यूनिक और प्रभावशाली सार्कोफेगस के निर्माण के लिए 100 टन से अधिक को वजन करने के लिए किया गया था, जैसा कि सकारा में खोजा गया था, जो विशाल प्राणियों को दफनाने के लिए बनाए गए थे? Well, free energy is basically, and another word for it is zero-point energy. It's energy that is contained within the vacuum of space and which is virtually undetectable by any traditional means. And that's been the physicist's dilemma, and we've gone down one very large cul-de-sac this century. The cul-de-sac meaning that there is no such thing as consciousness. There is no such thing as this zero-point field, or this place from which the energy can come. And the answer now appears to be yes, because theoretical physics and a number of experiments in quantum mechanics show very clearly the existence of this all-pervasive electromagnetic field called the zero-point field. We're talking about real-life hardware. We're talking about experiments in science that are telling us beyond any reasonable doubt that we have technologies that will enable us to be free from the bondage that we now feel, free from some of these economic constraints that we've created for ourselves. Because you see, if energy is free, and it will be very shortly, food is free, housing is free, then we're free to express our creative gifts and not be like drones. And we're also free to explore our greater selves, a whole new physics in which consciousness reigns supreme, that we have everything we need in the universe. And these are some of the basic essence principles that lie underneath the discovery of free energy.
उसी तरह प्राचीन वैदिक ब्राह्मण सिविलाइजेशन की विशिष्ट रहस्यमय स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो कि महाभारत, पुराणों और अन्य मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे प्रारंभिक सोर्सेस में वर्णित हैं? उनका सुझाव है कि सदियों से चले आ रहे अधिकांश भव्य मंदिर और सिटाडेल बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए थे। हम यह भी जानते हैं कि इस अत्यधिक विकसित टेक्नोलॉजी का उपयोग गौरवशाली मंदिरों और महलों के निर्माण के लिए किया गया था, जो कि हमारे युग में निर्माण करने के लिए लगभग असंभव हैं, क्योंकि वे बेसॉल्ट जैसे अत्यंत कठोर पत्थरों का उपयोग करके बनाए गए थे। हम उन मंदिरों और महलों का जिक्र कर रहे हैं जिनका निर्माण, उन्हें खड़ा करना और उन पर एंग्रेव करना असंभव है, प्रिमिटिव टूल्स का उपयोग करते हुए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वे परफेक्ट तरीके से कैसे लेथ किए गए हैं। कैलासा का रहस्यमय मंदिर इन अनोखे रहस्यों में से एक को रिप्रेजेंट करता है और इसे आज तक के जाने गए सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक माना जाता है। उल्लेखनीय रूप से इसे चट्टान में ही क्रेव किया गया था। वास्तव में आर्कियोलॉजिस्ट ने पुष्टि की है कि 4 लाख टन से अधिक पत्थर को हटाया जाना था, जो साबित करता है कि यह मानव निर्मित नहीं हो सकता था, विशेष रूप से अल्प विकसित टूल्स का उपयोग करते हुए, जैसा कि मेनस्ट्रीम के सोर्सेस ने हमें विश्वास करवाया है। बहरहाल, प्राचीन वैदिक ग्रंथों में बौवल मस्तरा नामक एक बहुत शक्तिशाली लेजर जैसे उपकरण का उल्लेख है, जो पत्थर को ड्रिलिंग या धूल में पीसने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक हाई स्पीड वाली मशीन थी। यह समझने में सक्षम करता है कि यह संभव है कि कैलाश का विशाल मंदिर इस रहस्यमय बौवल मस्तारा का उपयोग करके बनाया गया था, जैसा कि वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है, जो सजेस्ट करता है कि एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी उपकरण वास्तव में हजारों साल पहले मौजूद था। यह भारत के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से लिंक्ड एकमात्र फैक्ट नहीं है जिसका वर्णन प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट में किया गया है। वास्तव में हिंदुस्तान की संस्कृति के पास हाई पावर का अंतरिक्ष यान था जिसे विमानास कहा जाता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से आसमान में उड़ता था। अनंत ऊर्जा द्वारा संचालित इन वाहनों या गाड़ियों का उपयोग लंबी दूरी की ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि अन्य एडवांस दुनिया की यात्रा के लिए भी किया जाता था। वे असुर राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे, जो आबादी के जीवन को बाधित करेंगे। वैदिक ब्राह्मण के देवताओं को खुद को इंटरफियर करना पड़ा। एक संबंधित विषय पर परंपराओं में 7 बहनों कार्तिकों के बारे में बताया गया है, जिन्हें प्लेइडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए कार्तिकेय का नाम रखा गया था। वह देवता शिव और पार्वती का पुत्र है और उसे आराध्य कामरा कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा के लिए युवा है, क्योंकि उसकी कल्पना भगवान शिव और देवी पार्वती ने अत्यधिक गूढ़ प्रथाओं और गहन ध्यान के माध्यम से की थी, जिसमें कुछ वाइब्रेशन शामिल थे। आज उसे 0 पॉइंट ऊर्जा कहा जा सकता है। बाद में वे प्लेयर्स के लोगों द्वारा शिक्षित किया गया। इसके अलावा उस कोवनेंट के रहस्यमय संदूक के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसने सीमाइट के बीच इतिहास रचा था, जिसका वर्णन बाइबल में भी है? क्या यह वास्तव में अकल्पनीय घटनाओं का उत्पादन करने की क्षमता के साथ एक शक्तिशाली ऊर्जा जनरेटर था, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए आपदाओं को ट्रिगर करता है जो इसके आसपास के क्षेत्र में थे? हमारे ज्ञान के लिए हम बबूल की लकड़ी और ठोस सोने की प्लेटों से बने एक प्रसिद्ध और अच्छी तरह से लेथ कलाकृतियों के साथ काम कर रहे हैं, जो शुरू में इजरायलियों द्वारा निर्मित तबरनकल में स्टोर किया गया था और बाद में किंग सोलोमन द्वारा निर्मित यरूशलेम के मंदिर में रखा गया था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार आर्क स्वयं ऑपरेट कर रहा था और स्वचालित रूप से उस मार्ग को मार्क करेगा जहां इजराइल के लोगों को यात्रा करना था। उसी युग में यह कनानियों के खिलाफ युद्ध के एक हथियार के रूप में कार्य करता था। कोवनेंट के संदूक के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए जेरिको की ठोस दीवारों को सफलतापूर्वक गिरा दिया। बाद में सभी ट्रेस खो गए और यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसी टोकन द्वारा प्राचीन ग्रीस में कई स्मारक सिमेट्रिक फॉर्म्स के पवित्र जियोमेट्री के अनुसार बनाए गए थे। हम उन मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं
जिन्होंने देवताओं से निकलने वाले प्रकाश की रक्षा की, वे उन ऊर्जाओं को एकत्र करेंगे जो द टोरोइडल विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से जुड़े थे। हम टेट्रास्केलियन की बात कर रहे हैं, एक चैनलिंग डिवाइस और ऊर्जा का एम्पलीफायर जो इन मंदिरों के निर्माण को सक्षम करने वाले ऊर्जा फील्ड का अनुमान लगाता है। इस तरह के मामले में पार्थेनन और एक्रोपोलिस के राजसी मंदिर, विजयडम की देवी एथेना मिनर्वा के सम्मान में, साथ ही साथ अन्य शानदार इमारतों को सदियों से डॉक्यूमेंट किया गया था। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि मंदिरों, कलाकृतियों और प्रतिमाओं को शानदार स्किल्स के साथ बनाया गया था, जिसमें देवताओं की इमेजेस भी शामिल थीं जो यूनिवर्सल जियोमेट्री और गोल्डन रेशियो या दिव्य अनुपात के अनुसार पूरी तरह से स्टाइलाइज थीं, जो अनंत सौंदर्य और परफेक्शन के स्कल्पचरल प्रिंसिपल का पालन करती थीं। हीसियड के थियोगनीज ज़ेउस जुपिटर की रहस्यमय और स्पार्कलिंग किरण का संदर्भ देती है और उसे प्रकाश के चमकते हुए फर्मामेंट और ओलंपस से उभरने का वर्णन करती है। ज़ेउस की किरणें अपने शक्तिशाली हाथ से ताकत और गति के साथ साथ गरज और बिजली के साथ उड़ती थीं, विस्मयकारी लॉक के भीतर घूमती थी। उनके शक्तिशाली वज्र, बिजली की चमक और ऊर्जा की चमक की बदौलत वे अपने खगोलीय किरण का उपयोग दुनिया को डराने वाले ड्रैगन को नष्ट करने के लिए करेगा। इसके अलावा विशाल देश को नष्ट करने के बाद यह उसके बेटों कैस्टर और पोलक्स पर हमला करेगा। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार हर्म्स मर्क्यूरी जहां भी गए उनके साथ एक कैडुसियस को ले गए। असीम ऊर्जा से भरी इस जादुई छड़ी का उपयोग करके वे नश्वर को सुलाता या जगाता था, मृतकों की आत्माओं को आसमान तक ले जाता था या मृतकों के निवास स्थान पर ले जाता था। इन्फर्नो हवाओं को रोककर बादलों को छिन्न भिन्न कर देता था। इस जादुई कैडुसियस में अपार शक्ति थी। यह किसी भी चीज को छू के सोने में बदल सकती थी और अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती थी। दूसरे शब्दों में, यह अज्ञात 0 पॉइंट ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली रॉड थी जो सुरक्षा, शांति, सद्भाव, अच्छाई और सौभाग्य का स्रोत थी। इस प्रकार ग्रीक्स ने इसे हेराल्ड और राजदूतों की विशिष्ट मुहर में बनाया। हर्म्स मर्क्यूरी की असीम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र कैडियसिस में जादू की छड़ी के समान गुण थे और यह यूनिवर्सल मेडिसिन का प्रतीक था। उसने अद्भुत काम किया और यूलाइसेस को सहायता प्रदान की, उसे सबक दिया और जादूगरनी सर्स के खतरों के बारे में उसे चेतावनी दी। सेल्टिक पैंथेओन के हाइपरबोरियन देवताओं के मैसेंजर लू मर्क्यूरी हमेशा के लिए अलग थलग थे या लैंडस्केप को डॉट करने वाले अलाइंड मेगालिथ के समूह, ट्रेल्स का संरक्षक। वे यात्रियों को सही रास्ते पर ले जाएगा। स्मॉल हर्मिटेजेस, जिनका नाम हर्म्स के ऊपर नाम रखा गया, अभी भी उनके सम्मान में ग्रीस की पहाड़ी सड़कों को दर्शाते हैं। वह इन स्तंभों जैसी संरचनाओं को, जिसे हर्मी कहते हैं, उसे अलाइन करेगा। आकाशीय ऊर्जा के अपने शक्तिशाली कैडियसिस का उपयोग करते हुए हर जगह जाने वाली सीमाओं को डिलिनिएट करेगा, यहाँ तक कि सिमेंटरीज में या अगोर नामक पब्लिक प्लाजा के अंदर भी। एक पैरेलल जर्मन माइथोलॉजी के साथ भी खींचा जा सकता है, जो बताता है कि कैसे देवताओं के पिता आदिन वातन ने कॉस्मिक ऊर्जा की अपनी जादुई लांस के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की, जिसने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया और अपने दुश्मनों को आतंकित किया। स्टोनहेंज का प्रसिद्ध क्रॉम लेक, सेल्ट्स ड्रूड्स की प्राचीन भूमि में, जो अब इंग्लैंड है, पौराणिक इतिहास और वास्तविकता को मिलाता है। ये परफेक्ट लिंटेल्स और नकाशी वाले शक्तिशाली पत्थर मोनोलिथ्स हैं और प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 14 टन है। परंपराओं के अनुसार इसके दूसरे सर्कल में शामिल पत्थरों को आयरलैंड के किल्डेयर पहाड़ों से ले जाया गया था ताकि उन्हें वहां रखा जा सके जहां वे आज खड़े हैं। वास्तव में रहस्यमय ड्रूड जादूगर मर्लिन, जो उस समय के दौरान रहते थे, ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग इन पत्थरों को अविश्वसनीय आसानी से उठाने के लिए किया ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके और स्टोनहेंज के मेगालिथ्स के बीच रखा जा सके जहां वे आज भी खड़े हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्वांटम वैक्यूम की टोरॉयडल ऊर्जा तारकीय ब्रह्मांड में संचालित होती है और इसका केंद्रीय बिंदु सूर्य ही है। वास्तव में यह हमें असीमित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि वैश्विक कुलीन वर्ग के पास हमें इसे देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब जीनियस निकोला टेस्ला ने मानवता के लाभ के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अपने सभी आविष्कारों के साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे खोजा, तो उन पर हमला किया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं सदी के अंत में निकोला टेस्ला मुक्त ऊर्जा के सिद्धांत को तैयार करने वाले पहले आधुनिक वैज्ञानिक थे, जिसे उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा था। और उन्होंने कहा कि यह वायरलेस विद्युत शक्ति असीमित रूप में सर्वव्यापी थी और यह दुनिया में किसी भी मशीन को चला सकती थी बिना किसी कोयले, तेल, गैस या किसी अन्य ईंधन की आवश्यकता के। इसके अलावा जो हम अनुभव कर रहे हैं उसमें सर्वोच्च ज्ञान और पैगंबरी अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने आज की दुनिया से परे एक दुनिया का वर्णन करते हुए कहा, घर के दैनिक समाचार पत्र को घर में वायरलेस तरीके से प्रिंट किया जाएगा। वाणिज्यिक और आनंद यातायात के लिए अलग अलग वाहन पार्किंग और अलग अलग सड़कों की समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे बड़े शहरों में बेतरतीब पार्किंग टावर बनेंगे और सड़कों को सरासर आवश्यकता के माध्यम से गुणा किया जाएगा या अंत में अनावश्यक रूप से प्रदान किया जाएगा जब सभ्यता पंखों से पहियों को एक्सचेंज करेगी। यह सबको ज्ञात है कि टेस्ला ने खुद को इस ऊर्जा के बारे में सिद्ध करने के लिए सीमित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे अभ्यास में डाल दिया। कई अवसरों पर उन्होंने दावा किया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी हमारी घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी और अगर लोग ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना चाहते हैं तो उन्हें ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और विब्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। शायद इसीलिए उन्हें अपने विरोधियों द्वारा बदनाम किया गया था। उसी तरह क्रोएशिया से इस सर्ब जीनियस को बदनाम करने के लिए उन पर पागल होने का आरोप लगाया गया था। फिर भी निकोला टेस्ला के पेटेंट में से 300 को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA द्वारा जब्त कर लिया गया जब उनकी मृत्यु हो गई, जो यह दर्शाता है कि उनका शोध वास्तव में अन्य खोजों के लिए वास्तविक और अपरिहार्य था। वे लगातार सर्वेलेंस में रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी प्रतिभा के कार्य अध्ययन के योग्य थे। एक दिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि उन्हें कौन सबसे बुद्धिमान लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं है, आपको निकोला टेस्ला से पूछना होगा। जब टेस्ला 75 वर्ष के हो गए तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद उन्हें एक जन्मदिन कार्ड भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के क्षेत्र में एक सफल अग्रणी के रूप में आपने प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र के चमत्कारी विकास का अनुभव किया है। यह उनके असली प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। फिर भी अपने विरोधियों की ईर्ष्या के कारण उन्हें शायद ही कभी उल्लेख किया जाता था। इसके विपरीत वह अपने युग के दौरान बहिष्कृत किया गया था और यही कारण है कि उसे गलत समझा गया, भूली हुई प्रतिभा कहा जाता है। क्यों उन्हें एक जीनियस नहीं कहा गया है और उन्हें इतिहास की पुस्तकों से बाहर क्यों रखा गया है? 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद भौतिकी में डिग्री के लिए अध्ययन करने वालों द्वारा उनका अध्ययन क्यों नहीं किया गया? यह स्पष्ट है कि टेस्ला को अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपनी प्रयोगशाला में स्थापित 30 मीटर ऊंचे टावर से बेतरतीब ढंग से प्रसारित विद्युत चुंबकीय संकेतों के संबंध में पता चला है। वह लगभग 2 किलोमीटर दूर तैनात प्रकाश बल्बों को चालू करने में कामयाब रहे थे और अंतरिक्ष से अजीब संकेत प्राप्त करना जिनके बारे में कोई भी व्याख्या करना नहीं जानता था। यह खोज एक बार फिर दिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और यह कि ब्रह्मांड में अन्य उन्नत जीवन रूप हैं, डार्क एलीट, जो हमें नियंत्रित करते हैं लेकिन कभी भी इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। वास्तव में वे झूठ बोलना पसंद करते हैं ताकि लोग यह मानते रहें कि उनके द्वारा प्रदान की गई अप्रचलित तकनीक सबसे अच्छी है। 0 पॉइंट टोरॉयडल ऊर्जा का उपयोग करके अन्य दुनिया के प्राणियों के साथ जुड़ने में सक्षम होने के नाते निसंदेह इंटरस्टेलर स्पेस के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करना संभव होगा और यह हमारी वर्तमान तकनीक की सीमाओं के पीछे के रहस्य को भी हल करेगा। टेस्ला द्वारा खोजी गई दूरगामी तकनीकी प्रगति में टेलीपोर्टेशन या टेली ट्रांसपोर्ट शामिल है, जो कि सर्वव्यापी घटना या एक साथ कई स्थानों पर होने की क्षमता से संबंधित है।
वास्तव में अमेरिकी वकील एंड्रयू बासगिया का दावा है कि समय यात्रा से जुड़ी कई घटनाओं का श्रेय निकोला टेस्ला को दिया जा सकता है और ये दस्तावेज 1943 में उनकी मृत्यु के बाद न्यूयॉर्क शहर से बरामद किए गए थे। बेजियगो के अनुसार टेस्ला ने उज्ज्वल ऊर्जा की खोज की, जो ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी फील्ड है लेकिन अव्यक्त है। इसकी विशेषताओं में अंतरिक्ष समय को मोड़ने और ऊर्जा या वोर्टेक्स टनल्स के पर्दे से गुजरने की क्षमता शामिल है। फिलाडेल्फिया प्रयोग ने इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जिसमें टाइम स्पेस ट्रैवल शामिल था। इसे रेनबो प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यह पेंसिल्वेनिया राज्य में आयोजित किया गया था, लगभग 28 अक्टूबर 1943 के आसपास। इस प्रयोग के माध्यम से यूएसएस एलरिज, एक अमेरिकी नौसेना विध्वंसक अनुरक्षण को अदृश्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो जीनियस आविष्कारक की मृत्यु के कुछ महीनों बाद किया गया है। हमारी जानकारी में 1936 में रेनबो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट इनविजिबिलिटी बनाई गई थी और निकोला टेस्ला को प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नामित किया गया था। 1940 में आयोजित इसका पहला इनविजिबिलिटी टेस्ट पूर्ण सफलता के रूप में दर्ज और नामित किया गया था। इसकी मूल डिजाइन में 2 बड़े टेस्ला कॉइल थे जो एक विशेष अनुक्रम के बाद जलाए गए थे और उनका मैग्नेटिक फोर्स इतना शक्तिशाली था कि वे ग्रेविटी को मोड़ सकते थे। बाद में अक्टूबर 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का आयोजन करने से पहले, जो रेनबो प्रोजेक्ट पर आधारित था, टेस्ला ने परीक्षण में शामिल लोगों के साथ एक गंभीर समस्या बताई। चेतावनी दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन संभावित रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल उनके निर्देशों की अनदेखी की गई और नौसेना विध्वंसक अनुरक्षण पर सवार लोगों में से कई मारे गए। वर्जीनिया के नॉर्फॉक में 600 किलोमीटर दूर फिर से आने से पहले अन्य लोग जहाज से गायब हो गए। शेष जहाज के बल्कहेड्स में फंस गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। यह सभी घटनाएं के 10 महीने बाद हुई जब प्रतिभाशाली टेस्ला की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। क्या यह संभव है कि वे एक मामूली होटल में वृद्ध अवस्था में मरे हों जिसे सभी ने अकेला छोड़ दिया, आधिकारिक वर्णन के अनुसार, या वे अपने कमरे में एक असामान्य मौत मर गए? अन्य प्रतिभाओं की तरह केवल एक खोज की जानी थी जब एक नौकरानी ने देखा कि कमरा कितना शांत था। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब टेस्ला ने बिना किसी खर्च के बेतहाशा बिजली प्रसारित करने का तरीका खोजा, तो जेपी मॉर्गन ने अपने शोध को पूरा करने के लिए टेस्ला को दी गई धनराशि वापस ले ली। दूसरे शब्दों में, बैंकर ने तुरंत परियोजना के अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया। हालांकि मॉर्गन ने टेस्ला की प्रगति का अनुसरण करना जारी रखा, लेकिन उन्हें चिंता थी कि प्रतिभाशाली आविष्कारक बहुत बड़ी रकम कमाएंगे, लेकिन टेस्ला के पास जारी रखने के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं था। कर्नल जॉन जैकब एस्टोर जेपी मॉर्गन के साथ मिलकर अपनी परियोजना के साथ टेस्ला को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी जैसा कि भाग्य को मंजूर था, कर्नल ट्रांसअटलांटिक लाइनर टाइटैनिक पर सवार हो गए और 1523 अन्य यात्रियों के साथ मृत्यु हो गई, जबकि फाइनेंसर जिन्होंने टेस्ला का समर्थन किया था, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बजाय थॉमस एडिसन का समर्थन करना शुरू कर दिया। आज के विपरीत, उस समय के प्रेस अभी तक पूरी तरह से बिक नहीं पाए थे और पूरी तरह से शक्तिशाली द्वारा नियंत्रित नहीं थे। तो एक अखबार का लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें टेस्ला ने दावा किया था कि एक और दुनिया से संकेत मिले थे। टॉकिंग विद द प्लैनेट्स शीर्षक के लेख में अंतरायिक संपर्क पर चर्चा की गई, यह बताते हुए और संख्या और व्यवस्था के ऐसे स्पष्ट सुझाव के साथ कि वे किसी भी कारण से मेरे लिए ट्रेसेबल नहीं थे। फिर भी जैसा कि कोई उम्मीद करेगा, इस समाचार को उस समय के वैज्ञानिक समुदाय को अच्छी से नहीं लिया था, जिसे ब्रह्मांडीय संकेतों का कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रकार अपने उपकरणों में से एक का उपयोग करके किए गए एक परीक्षण में टेस्ला ने रेडियो संकेतों का पता लगाया, जिसे उन्होंने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशंस कहा था, और इस घटना के बाद कहा जाता है कि आविष्कारक कुछ सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली रेडियो रिसेप्टर्स बनाने के लिए जुनूनी हो गया है। डंडा। What happens when you have something that would fit on this table and it were in your house?
pulling energy from the quantum vacuum or the zero-point energy field. J.P. Morgan famously was reported to have said to Nikola Tesla, when he had a car that had a little antenna on it that was running around where the batteries were charging themselves, J.P. Morgan said, if we can't put a meter on it, we don't want it. Dr. Puthoff, he does zero-point energy research. He's worked for every three-letter agency. Told me personally that he knew we already had these technologies, but that if he were to bring them forward, he would be killed along with his family and children. 99.9% of the people on planet Earth would benefit from this. There is a it's not the 1%, it's the 0.0000001% who would not benefit from this because they are the ones sitting atop the petrodollar system, the macroeconomic order, and particularly the fact that it is run, and everything we're using is run on a metered linear energy source, even solar and wind. If you begin to talk about the phenomena of new energy, free energy, anti-gravity, UFOs, you're stepping into an area that is the most sensitive, compartmented intelligence in the history of the United States. 100 years ago or 90 years ago to today, nothing's really changed in terms of the geopolitical, financial, macroeconomic exigencies. And that's the huge problem. But knowing what I know, try to share it with the public and try to create a momentum towards disclosure, not only of the fact that we're not alone in the universe, but that the secret behind these UFO propulsion systems and energy systems would give us an entirely new planet. Beautiful. But there are stakeholders who are very, very powerful who aren't happy about that. जैसा कि अपेक्षित था, टेस्ला को बदनाम करने के लिए लगातार अभियानों के कारण उन्हें रेडियो, बीफ फिलर कॉइल, फ्लोरेसेंट लैंप्स, द इलेक्ट्रिक जनरेटर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजन, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, एक्स-रे devices, आज ऑन जनरेटर्स, वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट, अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसफेरेंस के आविष्कारक होने के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित नहीं किया गया। न केवल उन्हें प्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से वंचित कर दिया गया था, वे मॉर्गन द्वारा वित्त पोषित एडिसन के खिलाफ करंट्स की लड़ाई हार गए थे, हालांकि टेस्ला सही थे। उसी समय मार्कोनी ने उनके 17 पैटेंट्स को चुरा लिया और उनका उपयोग रेडियो विकसित करने के लिए किया। फिर भी इस महान सर्बियाई आविष्कारक ने क्या अपराध किया कि उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतने योगदान देने के बाद भी उपेक्षा की स्थिति में मर जाना चाहिए? क्या यह संभव है कि कई वर्षों के दौरान अपने स्वयं के फायदे के बजाय मानवता की भलाई के लिए काम करना ही उनका सबसे बड़ा अपराध था?
यह इस तथ्य के बारे में हमारी समझ को मजबूत करता है कि एक बुरी, विनाशकारी शक्ति पर्दे के पीछे रहती है और इसका उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम देने वाले सभी प्राणियों को नष्ट करना है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिभाशाली निकोला टेस्ला को बदनाम करने का अभियान 1943 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ था। इसके बजाय यह दशकों तक जारी रहा और FBI ने वास्तव में प्रतिभाशाली आविष्कारक के सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। FBI के छापे और इन दस्तावेजों को जब्त करने के बारे में एक विवरण है जो विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। वे है निकोला टेस्ला और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध। हम इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं कि ट्रंप के पैतृक चाचा यानी उनके पिता के भाई जॉन जी ट्रंप उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने प्रसिद्ध आविष्कारक के लेखन की जांच की थी। वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक प्रोफेसर थे और कुछ स्तर पर इस तकनीक को उनके भतीजे वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति में निरंतरता मिली। इस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के भीतर ट्रंप ने एलन मस्क को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्हें हमारी सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक बताते हुए कहा कि प्रतिभाओं को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है, यहाँ तक कि वे मस्क की तुलना थॉमस एडिसन से भी कर दी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूरे स्पेक्ट्रम पर हावी होने के लिए स्पेस का कॉर्पोरेटाइजेशन स्पेसएक्स के साथ जारी है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे 5G सैटेलाइट्स के साथ पृथ्वी का ऑर्बिट भर रहे हैं और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण नायकों के रूप में निगमों को स्वीकार करने के लिए है, जो विभिन्न प्रकार के गुप्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से इतिहास में खेल रहे खतरनाक भूमिका पर सवाल उठाए बिना, जैसा कि हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज में उल्लेख किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 5G वायरलेस संचार नेटवर्क काफी तेजी से होने का वादा करता है और अंतरिक्ष में बेहतर कनेक्शन क्षमता की गारंटी देता है। यह वर्तमान चौथी पीढ़ी के नेटवर्क की तुलना में 20 गुना अधिक तेज होगा, लेकिन लक्ष्य शक्तिशाली माइक्रोवेव रेडिएशन के एक्सपोजर में वृद्धि करना है। इसी समय भू रणनीतियां ट्रंप की वर्तमान सरकार और विभिन्न देशों के वैश्विक उद्यमियों के समूह के बीच हाइब्रिड सहयोग पर जोर देती हैं, जिसमें एलन मस्क 5G के पीछे के ड्राइविंग फोर्स भी शामिल है। इस ग्रुप के अंतरिक्ष दौड़ और पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रभुत्व के संबंध में एक जैसे लक्ष्य हैं। यह वर्तमान तकनीक मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है, क्योंकि लगभग 53,000 सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट में तैनात करने और 5G फ्रीक्वेंसी वायरलेस नेटवर्क से जुड़े होने की उम्मीद है। आखिर में हमारे लिए क्या अंतिम परिणाम है? क्या ग्रह को शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से भर दिया जाएगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं? यह स्पष्ट है, जैसा कि हमने समझाया है, कि यह शक्तिशाली 5G रेडिएशन मानव, जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और यह पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। खतरनाक माइक्रोवेव का उपयोग करके विकसित इस शक्तिशाली वैश्विक रेडियो एक्टिव केज में पेश किए जाने के बाद हमारी दुनिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। Most people don't know people with brain cancer dying from cell phones, and they know everyone uses cell phones. But what they do see is people dropping like flies from lack of energy, from heart attacks, from cardiac arrhythmias, from autism, from Alzheimer's. This they see. So they have to understand it's not just the brain cancer, it's everything else. If you have these things, EMF is a massive contributing factor that you've got to pay attention to it. And what I did was I reviewed a whole bunch of studies on various kinds of EMF exposures.
each of them showing neuropsychiatric effects. I'm tired all the time. I can't sleep. I can't concentrate. I'm depressed. Yeah, I'm anxious all the time. All the things. My memory doesn't work well anymore. Sure. All the things everybody's complaining about. We know all those things are caused by EMF exposures. The fundamental problem we have is that not one of these devices, not even once, are tested biologically for safety before they're put out to expose an unsuspecting public. This industry, the telecommunications industry, is well funded, and perhaps maybe even more well funded than the pharmaceutical industry, and do a very, very effective job of lobbying federal legislators and connecting with the media to give them disinformation that only supports their position. Any research that comes up with opposing views is discredited and they're defunded. When you look at the effects of the EMFs on the brain, and when you look at the effects of EMFs on the reproductive system, they both develop slowly over time, despite the severity of the eventual effects. And that's something that, that I think all of us keep in mind. Yes, you should lower your exposure, get a meter, measure it, lower it as much as possible. But you also want to live a healthy lifestyle, and by doing that, you'll actually improve your ability to withstand the damage from it. हमारी कठपुतली सरकारों और वैश्विक मीडिया द्वारा किए जा रहे जन समूह में हेरफेर हमेशा से रहा है और लोगों को भय की महामारी के माध्यम से वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है। विशाल बहुमत का मानना है कि मीडिया का था कि वायरस हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है और मानवता को मास्क पहनना चाहिए और अपने घरों में लॉकडाउन में जाना चाहिए। हम इस तथ्य पर जोर देना चाहते हैं कि विपणन अभियानों का एक वेब हमें एक अनजाने खतरे से आगाह करने के लिए डिजाइन किया गया है और कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इसे एक महान प्रकोप दिखाया है जिसका लाखों लोगों को अभी भी ये एहसास नहीं है। और अगर हम अपने सुस्ती और ज़ोंबीकरण से नहीं जागते हैं तो हम खुद को खुद होने से रोक लेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, इन शिकारियों का उद्देश्य हमें नष्ट करना है। यही कारण है कि वे लगातार हमसे झूठ बोलते हैं और तथ्यों का एक अलग संस्करण पेश करते हैं। न केवल वे बेशर्मी से हमसे झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो किया है उसे ढंकने की कोशिश में सच्चाई को झुठलाते हैं। अधिक गलत सूचना प्रसारित होती है, अधिक अज्ञान बढ़ता है, जो बदले में प्रकाश की कमी पैदा करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा है, और यह जनता की अक्षमता और अशिक्षा को और बढ़ाती है। यही कारण है कि वे अपने अंधेरे और मैचिअवेलियन साइकोलॉजी का उपयोग कर जनता को अपनी इच्छा शक्ति में हेरफेर करने के लिए प्रभाव झटके से भरे आतंकवाद का एक रूप बनाते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को बेच दें, जो कि शुद्धतम संपत्ति है जो एक मानव के पास होती है।
यदि हम कायरता और भय के कारण अपने मूल सिद्धांतों को कायम रखने में असमर्थ हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अब अच्छे और बुरे के बीच विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन आदर्शों, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का त्याग करते हैं जिनके लिए हम बनाए गए थे। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि हम बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉशिंग के अधीन रहे हैं और अनजान आबादी को बिना किसी मामूली विरोध के हत्या के लिए मेमने की तरह ले जाया जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि लोग एक टीके और एक माइक्रोचिप को गले लगा लेंगे, क्योंकि उनको यह आश्वस्त किया गया है कि यह उनके स्वयं के लिए अच्छा है। दुर्भाग्य से हम एक दुखद सच्चाई से निपट रहे हैं। विशाल बहुमत खुद को एंड्रॉइड रोबोट की तरह हमारे जीवन में हेर फेर करने वाले अपराधियों की सेवा करने के लिए तैयार कर रही है, ताकि मनुष्य को अपने स्वयं के लिए आए किसी भी विचार और भावनाओं को छीन लिया जाए। यही कारण है कि संज्ञानात्मक असंतोष पहले से ही लाखों अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है, जो आसान शिकार हैं। वेब पर अंधेरे मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक आतंकवाद द्वारा भड़के हुए हैं, जहां वे शिकारी और शैतानी विरोधी प्रकाश द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यह प्रतिमान में परिवर्तन को रोकता है, जिसका उद्देश्य एक ब्रह्मांडीय चेतना का निर्माण करना है, जैसे कि महान बीइंग्स ऑफ लाइट इस मानवता से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि विशाल बहुमत अंधेरे की नौकर होने की ओर झुक रही हैं, जबकि वे सबसे कीमती तोहफा खो देते हैं जो दिव्यता ने उन्हें शुभकामना के रूप में दी है, आत्मा, चेतना या आंतरिक प्रकाश। जैसा कि अन्य डॉक्यूमेंट्रीज में उल्लेख किया गया है, हम दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे कुछ वीडियो सेंसर किए गए हैं और वेब से हटा दिए गए हैं, जैसा कि दुनिया भर के अन्य चैनलों के लिए हो रहा है जो आधिकारिक कथा को चुनौती दे रहे हैं। यह प्रत्येक मनुष्य के बुनियादी संवैधानिक अधिकार के खिलाफ एक अत्यंत आक्रामक सेंसरशिप अभियान का गठन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस कारण से अब हम बिचूट पर भी मौजूद हैं और हम इस जानकारी को फैलाने और साझा करने में आपकी ईमानदारी से सहायता मांगते हैं। हालांकि व्यापक, ये अपरिहार्य है। मुफ्त वीडियो संभव लोगों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे जो जागना चाहते हैं और आत्म सुधार के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बर्बाद करने के लिए अधिक समय नहीं है। आइए आशा करते हैं कि इस महान धर्म युद्ध में हमारे साथ आने वाले सभी लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्रता को व्यक्त करना बंद नहीं करेंगे, ताकि वे जल्द ही हमें 0 पॉइंट ऊर्जा की अनंत तकनीक तक पहुंच प्रदान करें, जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हम पर ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। हमारे इन लौकिक और सार्वभौमिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे अहंकार पर ध्यान देना हमारी नींद की चेतना या आंतरिक प्रकाश को जगाने के लिए मौलिक है। दिव्य और ब्रह्मांडीय कानून की मदद से यह आत्मनिरीक्षण हमारे भाग्य को बदल देगा। जैसा कि हमने कई अवसरों पर समझाया है, मानवता की नियति एक चौराहे पर है और हमें बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि क्या हम सच्चाई, दान, बुद्धिमत्ता और प्रेम के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे या विपरीत दिशा में ज़ॉम्बिफिकेशन और प्रचंड रोबोटवाद के अंधकार की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता है जो भी वे सबसे अच्छा मानते हैं उसे करने की। अपने हिस्से के लिए हम निस्वार्थ रूप से उन लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे जो अच्छी इच्छा के साथ हमारे साथ हैं। उनकी आकांक्षाओं और दूसरों के लिए प्यार के आधार पर हमारे दर्शकों को ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो जरूरतमंद हैं, क्योंकि यह हमारे कर्म को कम करने में मदद करेगा, जो दर्द और पीड़ा का एकमात्र कारण है। इसे रोकने के लिए हमें अपने पक्ष में यूनिवर्सल जस्टिस टेप को झुकाना होगा।